नमस्कार, अपना उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। करते हैं खबरों की शुरुआत। तो बाल आयोग की तरफ से देहरादून में पॉक्सो अधिनियम के अधिकारों को लेकर हुई वर्कशॉप आयोजित की गई, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शुभारंभ किया। बच्चों के प्रति बढ़ते अपराधों पर सीएम ने चिंता जताते हुए पुलिस और विभागों को इसमें संवेदनशीलता बरतने के निर्देश दिए। साथ ही कहा कि बच्चों को लेकर सरकार सजग और संवेदनशील है। उन्होंने अलग अलग विभागों से पॉक्सो अधिनियम का कड़ाई से पालन करने के निर्देश भी दिए हैं। सरलीकरण का मतलब यानी कि कोई भी चीज, कोई भी समस्या, कोई भी समाधान तभी हो सकता है जब हम पहले एक मंत्र मान लें कि हमने चीजों को सरल कर दिया। कोई विभाग हो, सारे विभाग रास्ता निकाल सकते हैं। वैधानिक संवैधानिक अपनी जगह पर है, कानून में संविधान में हमारा वो व्यवहारिकता के आधार पर भी चलता है। उसका रास्ता निकालने के लिए हम सब लोग इतनी सारी शिक्षा अर्जन करने के बाद, इतनी सारी ट्रेनिंग करने के बाद आते हैं। अगर हम मन में सोच लें कि हमें उसका रास्ता निकालना है तो निश्चित रूप से उसका रास्ता निकलता है, कहीं ना कहीं हम उसके समाधान तक पहुंचते हैं। और सीएम पुष्कर धामी आज रुद्रपुर के दौरे पर जा रहे हैं, जहां वो कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। सीएम के आने को लेकर बैठक भी कार्यकर्ता जो हैं वो काफी खासे उत्साहित हैं। इसके बाद सीएम एक होटल में पार्टी कार्यकर्ताओं की ओर से आयोजित स्वागत समारोह सम्मान में हिस्सा भी लेंगे। सीएम धामी एक निजी अस्पताल का उद्घाटन भी करने वाले हैं और फिर गांधी पार्क में भागवत कथा में भी शामिल होने वाले हैं। तो आज सीएम का कई कार्यक्रम रहने वाला है और इसी पर बातचीत करने के लिए चंदन बंगारी हमारे साथ रुद्रपुर से जुड़ गए। चंदन, कब तक पहुंच रहे हैं मुख्यमंत्री वहां पर? जी देखिए नीलू, आपको बताना चाहूंगा, 2:45 बजे के आसपास इनका पहुंचने का कार्यक्रम है। उसके बाद ये पहले कार्यकर्ताओं का जो सम्मान समारोह है उसमें हिस्सा लेंगे। उसके बाद इनके 2 कार्यक्रम है, एक निजी अस्पताल का उद्घाटन करना है और फिर एक भागवत कथा है, उसमें मुख्यमंत्री शिरकत करेंगे। इसके बाद आगे कार्यक्रम अभी कुछ तय नहीं है कि मुख्यमंत्री यहाँ रुकेंगे या जाएंगे, उस पर अभी चीज स्पष्ट नहीं है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। तो सीएम 3:30 बजे के करीब पहुंचेंगे और यहां पर उनका कई कार्यक्रम है। और हरिद्वार जिले के रुड़की के डाडा जलालपुर गांव में महापंचायत का ऐलान किया गया था, लेकिन पुलिस ने महापंचायत नहीं होने दी है। गांव के 5 किलोमीटर के दायरे में धारा 144 लागू कर दी गई है। इसलिए महापंचायत करने जा रहे काली सेना के दिनेशानंद भारती आनंद स्वरूप को गिरफ्तार कर लिया गया है। गांव में पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारी गांव में डेरा डाले हुए बैठे हैं। ड्रोन से गांव और उसके आसपास के इलाकों में निगरानी रखी जा रही है। हम आपको बता दें कि हनुमान जयंती के दिन भगवानपुर के डाडा जलालपुर गांव में बवाल हुआ था। पुलिस अब माहौल शांतिपूर्ण होने का दावा कर रही है। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। भारी फोर्स तैनात किया गया है वहां पर, ड्रोन से भी निगरानी की जा रही है और जो 2 बड़े नेता हैं उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। इसमें 144 एम्प्लॉय के बाद आवश्यक पुलिस बल गांव में पूरा उपलब्ध कराया गया है। उसके बाद अगर कोई भी, जैसे कल हमें सूचना मिली थी कि 144 के उल्लंघन में कुछ टेंट वगैरह यहाँ लगाए जा रहे हैं, उसकी तुरंत अरेस्टिंग की गई थी, उसमें प्रिवेंटिव अरेस्टिंग के साथ। और बाकी अन्य लोगों की भी जो इसमें शामिल थे या किसी तरीके से कोई सपोर्ट कर रहे हैं, उनको भी हम लोगों के द्वारा उनकी निगरानी की जा रही है। गाँव में पूरी तरह सामान्य माहौल है, जैसे आप देख रहे हैं स्कूल भी लगातार यहाँ चल रहे हैं, दुकानें खुली हुई हैं, तो बाकी किसी चीज़ में कोई किसी तरीके से कोई दिक्कत नहीं। सर, जैसे जो महापंचायत का आयोजन करने वाले थे दिनेशानंद गिरी और उनको भी गिरफ्तार किया गया। जी हाँ, इसमें दिनेशानंद गिरी महाराज को उनको भी अरेस्टिंग, कल प्रिवेंटिव अरेस्टिंग की गई। आज आनंद स्वरूप जी की भी की गई है इसी के परिप्रेक्ष्य में। तो अब किसी भी संभावना को हम लोगों ने पूरी तरह नकार दिया। और इसी पर बातचीत करने के लिए मनोज जुआल इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मनोज, जिस तरह से काली सेना ने ऐलान किया था महापंचायत करेंगे, अब उनके 2 संतों को जो अगुवाई महापंचायत की कर रहे थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, तो एक तरह से कहे कि माहौल शांति है इस वक्त। जिस तरीके आज यहाँ पे महापंचायत का ऐलान किया था, डीएम, एसएसपी और तमाम से जो पुलिस के आला अधिकारी मौके पे पहुंचे हैं और उन्होंने पूरे क्षेत्र का जायजा लेके लिया, जिस तरीके से अभी यहाँ पे फिलहाल जो माहौल है वो शांतिपूर्ण बना हुआ है और तमाम से
पहलों पर बातचीत हो रही है, किस तरीके से यहाँ पे माहौल शांत किया जाए। लेकिन जो महापंचायत का आज ऐलान किया था उसको लेकर उन्हें जो संत थे उन्हें महापंचायत करने से रोक दिया गया। लेकिन फिलहाल जितना भी क्षेत्र में माहौल है, जो धारा 144 लगाई गई है उसको लेकर भी तमाम से पुलिस जो अधिकारी हैं पूरे क्षेत्र का भ्रमण कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी माहौल यहाँ पे बिगड़े ना, उसको लेकर भी। यानी मनोज, आज तो ठीक है, आज तो महापंचायत नहीं होने दिया गया, लेकिन अभी पुलिस बल को वहां तैनात रखा जाएगा। जी, जिस तरीके से डीएम और एसएसपी साहब का जो अभी तक जो वर्जन आया है उनका साफ कहना है कि जब तक यहाँ पे माहौल सामान्य ना हो जाए तब तक यहाँ पे पुलिस और जो फोर्स है वो मौजूद रहेगी, क्योंकि सुरक्षा के लिहाज से अभी ईद आने वाली है। सबसे बड़ा मुद्दा वो है कि अब ईद आएगा, उसको लेकर किस तरीके की व्यवस्थाएं रहेगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मनोज जानकारी देने के लिए। तो अभी स्थिति वहां पर सामान्य है, शांति बनी हुई है। और विकासनगर के जंगलों में लगी भीषण आग चक्राता की छावनी परिषद के पास भी लगी है। यहां पर छावनी परिषद के पास जंगलों में आग लग गई। आग को बुझाने में जुटे सेना के जवान, वनकर्मी भी इसमें जुटे हुए हैं। हवा चलने के चलते जंगलों में आग जो है वो तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। आग से कई हेक्टेयर जंगल इस वक्त जलकर राख हो गए हैं। और इसी पर बातचीत करने के लिए मुकेश भट्ट इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए। मुकेश, लगातार हम देख रहे हैं अलग अलग जगहों पर जंगल की आग ने पूरे जंगल को जलाकर नष्ट कर दिया है। इससे पहले हमने देखा था कि किस तरह से वन विभाग ये कहता रहा कि वो पूरी तरह से मुस्तैद है, इस बार जंगल की आग पर काबू पा लिया जाएगा, लेकिन ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा है। जी, ये बिल्कुल सही बात है कि चक्राता के समीप, छावनी क्षेत्र के चक्राता के समीप आसपास के जंगलों में पिछले 3 दिनों से आग लगी हुई है। हालांकि वन विभाग की टीम के साथ साथ 22 बटालियन के सैन्य के जवान और अन्य स्थानीय लोग भी आग को बुझाने में जुटे हुए हैं, लेकिन अभी तक कोई सफलता नहीं मिल पा रही है, जिससे साफ जाहिर है कि शुरुआती चरण में जो इनकी तैयारियां थी वन विभाग की, वो कहीं ना कहीं अधूरी थी। बिल्कुल, और कहा भी ये भी गया था कि टास्क फोर्स बनाया जाएगा, ज्यादा फोर्सेस रखे जाएंगे, जंगल की आग पर काबू पाने के लिए एहतियात बरते जाएंगे। उन सब की भी अनदेखी हुई है, सिर्फ यहाँ नहीं बल्कि और भी जगहों पर। जी, जितनी भी घटनाक्रम अब तक देखने को मिल रहा है, हर जगह पर जो है कि वन विभाग की लापरवाही देखने को मिल रही है। वही स्थिति चक्राता वन विभाग के छावनी क्षेत्र से छठे जंगलों में भी देखने को मिल रही है। हालांकि ऊंचाई वाला क्षेत्र है और वहां पर आग बुझाने में जो है कि दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में होने के लिए वहां पर तेज हवाएं चल रही हैं, जिस कारण आग जो है तेजी से फैल रही है। लेकिन इनके वन विभाग की बात करें तो वन विभाग के पास पर्याप्त इंतजाम पहले से ही मौजूद नहीं थे, जिस कारण जो है आग बुझाने में लगातार देरी हो रही है और अब सैन्य कर्मचारियों को या सैन्य के जवानों को जो है मोर्चा संभालना पड़ रहा है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। और बाजपुर से खबर, यहां के पिपलिया गांव में 2 पक्षों में स्टोन क्रशर के 1.5 करोड़ रुपए के विवाद को लेकर फायरिंग शुरू हो गई। एक युवक की इसमें मौत हो गई है, जबकि 3 लोग इसमें घायल हुए हैं। सभी को इलाज के लिए अस्पताल में एडमिट करा दिया गया है। पुलिस ने दोनों पक्षों की तहरीर पर अब 1.5 दर्जन लोगों पर हत्या, लूट सहित कई संगीन धाराओं में केस दर्ज किया है। आधी रात गांव में 2 पक्षों में स्टोन क्रशर पर कब्जे के विवाद को लेकर यह फायरिंग हुई। और देहरादून से बड़ी खबर है, जहां पर पार्क की एनओसी कैंसिल करने का मामला सामने आया है। देहरादून मेयर पर अब भड़की हैं सोनिया आनंद। मामले में समर्थकों के साथ अब नगर निगम जा पहुंची हैं। गूंज संस्था अध्यक्ष है सोनिया आनंद। गूंज संस्था ने बनाया था ये पार्क और अब एनओसी कैंसिल करने के मामले को लेकर ये भड़क गई हैं। सोनिया आनंद इस वक्त मेयर पर भड़की है। बताया जा रहा है कि उनके दफ्तर पहुंच गई अपने समर्थकों के साथ। नगर निगम में इस वक्त हंगामा हो रहा है। तो गूंज संस्था की तरफ से बताया जा रहा है कि इस पार्क को बनाया गया था, लेकिन एनओसी कैंसिल होने के बाद अब सोनिया आनंद भड़क गई हैं। उनका कहना है कि गलत तरीके से कैंसिल कर दिया गया है एनओसी को देहरादून मेयर पर, और अब वो अपने साथियों के साथ नगर निगम जा पहुंची हैं। गूंज संस्था के अध्यक्ष हैं सोनिया आनंद, और गूंज संस्था ने ही पार्क बनाया था जिसे अब एनओसी नहीं मिला, यानी उसके एनओसी को कैंसिल कर दिया गया है, जिस पर वो भड़क गई, अपने समर्थकों के साथ नगर निगम पहुंच गई है। बातचीत करने के लिए सत्येंद्र बर्थवाल इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए। सत्येंद्र, क्या है पूरा मामला? ये देखिए नीलू, क्योंकि ये पूरा जो मामला है, ये मामला एक पार्क से जुड़ा है। राजेंद्र नगर में ये पार्क है जिसको गूंज संस्था ने अभी कुछ दिन पहले ही बना के तैयार किया। गूंज संस्था की अध्यक्ष है सोनिया आनंद। उसका ये कहना है कि करीब 18 लाख रुपए का उन्होंने
ये पार्क बना के तैयार किया था, जिसकी अभी 2 दिन पहले यानी कि जब नगर निगम की बोर्ड बैठक हुई, उस बोर्ड बैठक में उस पार्क की जो गूंज संस्था के पास एनओसी थी, वो एनओसी नगर निगम ने रद्द कर दी, जिसके बाद गूंज संस्था के जो आज अध्यक्ष हैं और उनके जो समर्थक हैं वो पूरा नगर निगम पहुंचे और उन्होंने मेयर से बातचीत की और बातचीत इतनी हॉट टॉक हुई कि वो पूरा आपस में लड़ाई झगड़े तक उतर आए। तो क्योंकि ये पूरा जो मामला एक पार्क से जुड़ा है, पार्क की और उसमें इन्होंने आरोप भी लगाया, जो सोनिया आनंद है उन्होंने आरोप लगाया मेयर पे कि मेयर उस जो पार्क की जमीन थी करीब 3 बीघा का ये पार्क बताया जा रहा है कि उस पार्क की जमीन को कहीं खुर्द-बुर्द करना चाह रहे थे पहले से ही, और जिसको लेकर कुछ वहां से जो स्थानीय लोग थे वो सोनिया आनंद के पास पहुंचे, गूंज संस्था के पास पहुंचे और उन्होंने वो पार्क डेवलप किया, अब जिसकी एनओसी नगर निगम ने अभी 2 दिन पहले ही समाप्त की है। जी, और मेयर की तरफ से किसी तरह का कोई बयान? बिल्कुल, हमें क्योंकि अभी हमने मेयर से बात करनी चाहिए, तो फिलहाल मेयर ने अब इस मामले में कोई भी बयान देने के लिए मना कर दिया है और कहा कि क्योंकि जो पूरा ये मामला है ये क्योंकि जो उन्होंने एनओसी दी थी वो एनओसी उन्होंने कैंसिल कर दी है मेयर ने, लेकिन पार्क को यथावत रखने की भी बात अभी मेयर ने की है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सत्येंद्र जानकारी देने के लिए। और उत्तराखंड कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने आज सोनिया गांधी से मुलाकात की। यशपाल आर्य ने सोनिया गांधी से हुई मुलाकात को शिष्टाचार भेंट बताया। यशपाल आर्य ने कहा कि महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर आई है। कई बर्निंग इशूज हैं, ज्वलंत विषय हैं, मुद्दे हैं। महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा है, उत्तराखंड में पलायन बहुत बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है और कानून व्यवस्था बहुत बड़ा मुद्दा है। आज पूरे प्रदेश में आग लगी हुई है, जंगल धधक रहे हैं, करोड़ों करोड़ रुपए की जंगल आग की भेंट चढ़ गए हैं। तमाम विषय हैं और मेरा मानना है कि इन विषयों से ध्यान बटाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने ये नया शिगुफा, नई चर्चा शुरू कर दी है। और चारधाम यात्रा इस बार अपने पीक पर रहने वाली है। हालत यह है कि 3 मई से शुरू होने जा रही चारधाम यात्रा के लिए अभी तक 1.5 लाख यात्री अपना रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। सबसे अधिक 60,000 यात्रियों ने केदारनाथ धाम के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया है। बद्रीनाथ के लिए करीब 45,000, गंगोत्री के लिए 26,000, तो यमुनोत्री के लिए 25,000 से अधिक यात्री अभी तक ऑनलाइन अपना रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। ये रजिस्ट्रेशन 31 मई तक के लिए हुए हैं। यमुनोत्री के अंदर 25,978 जो हैं, गंगोत्री के अंदर 26,360, केदारनाथ के अंदर 60,875, बद्रीनाथ में 45,168, 1,58,381 जो है लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया है। सबसे ज़्यादा रजिस्ट्रेशन इसमें केदारनाथ का हुआ है और निश्चित लोग चाहते हैं कि केदारनाथ बाबा के दर्शन करके अपने जीवन को धन्य करें। और चारधाम यात्रा शुरू होने में अब कुछ ही समय बाकी है, लेकिन गंगोत्री और यमुनोत्री हाईवे पर लैंडस्लाइड जोन और ऑल वेदर रोड का निर्माण यात्रियों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। 3 मई को गंगोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ चारधाम यात्रा का शुभारंभ हो रहा है। प्रशासन तैयारी पूरी होने का दावा कर रहा है, लेकिन चारधाम को जोड़ने वाले गंगोत्री यमुनोत्री हाईवे के 67 लैंडस्लाइड जोन और 25 दुर्घटना संभावित क्षेत्रों की तस्वीरें सवाल खड़ा कर रही हैं। गंगोत्री राष्ट्रीय हाईवे पर संवेदनशील लैंडस्लाइड जोन की संख्या 34 और यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर 18 है। गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर चिन्याली सोन से लेकर गंगोत्री के बीच 9 अति संवेदनशील लैंडस्लाइड जोन है। चंबा और चिन्याली सोन के बीच रमूल गांव धार के पास बेहद खतरनाक और सबसे बड़ा भूस्खलन जोन है। वहीं यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर धरासू बैंड से लेकर जानकी चट्टी तक 6 अति संवेदनशील लैंडस्लाइड जोन है। इसके अलावा ऑल वेदर का कार्य भी यात्रियों को परेशान कर सकता है और साथ ही साथ ऑल वेदर का निर्माणाधीन कार्य भी यात्रियों के लिए परेशानियां खड़ी कर सकता है। एनएच में बहुत सारे संवेदनशील डेंजर पॉइंट है जहां पर मलबा भी अभी वर्तमान में काफी पड़ा हुआ है। तो मेरा प्रशासन से निवेदन है कि वो उन डंपिंग
जो पॉइंट्स है जहाँ पर संवेदन स्थान है और कई दुर्घटनाएं वहाँ पर हो चुकी हैं, तो वहाँ पर उस मलबे को हटाया जाए, मशीनें वहाँ पर लगाई जाएं। और खासतौर से जो अभी हमारी यात्रा चलेगी चारधाम की, उसमें जो गंगनानी से डबरानी का पोर्शन है उसमें निवेदन है कि गाड़ियों को वन वे करके, मतलब हर पहले नीचे से गाड़ियों को ऊपर भेजा जाए, फिर ऊपर से नीचे, तो क्योंकि वहाँ पर बहुत ही कंजेस्टेड एरिया है। और पुरोहित समाज की ओर से मेरा यही कहना है कि जो यात्रा रूट है, यात्रा रूट में तमाम गड्ढे हैं उनको एकदम भरा जाए ताकि पे एक्सीडेंट का खतरा ना हो, और डबरानी सुक्की जैसे संवेदनशील जगह पे जो है यात्रा को ब्रेक करके कंट्रोल बढ़ा करके जो है समय समय पर उनको जो है आगे की ओर बढ़ाया जाए। इस बार चारधाम यात्रा में यात्रियों की ज्यादा भीड़ उमड़ने की उम्मीद है। ऐसे में प्रशासन के सामने ये डेंजर जोन यात्रा में बड़ी चुनौती बन सकते हैं। जी, जो संकरे हिस्से हैं सड़कों के या जहाँ पे कोई ऐसी दिक्कत है, वहाँ सभी जो सड़क से संबंधित विभाग है उनको बताया गया है कि वे यदि संभव है तो। और रुकेंगे यहाँ पर छोटा सा ब्रेक के लिए, बहुत जल्द लौटते हैं।